Hello, very good afternoon to all of you. Welcome to my channel Angie Medicals. So इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि what is infertility, what are the causes and क्या क्या clinical manifestations हैं, क्या diagnostic evaluation है. Now we are going to see the treatment of the male infertility. हम देख लेते हैं कि अगर मेल में कोई इनफर्टिलिटी होती है, कोई बांझपन होता है, तो उसके लिए हम क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कितना ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो स्पेसिफिकली मैंने इंडिकेट कर रखा हुआ है ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से कॉजेज हैं, क्या है। पर्टिकुलर केस के लिए मैंने पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिख रखा हुआ है। तो चलिए कंडीशंस देख लेते हैं कि मान लीजिए कौन सी कंडीशन होगी तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना होगा, कौन सी कंडीशन होगी, इस बेसिस पे मैंने ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है, देखिए स्पर्म मीन्स होता है स्पर्म, ठीक है। जेनेसिस मीन्स होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो हो सकता है कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। किसमें हो रही है? मेल में हो रही है, राइट, ठीक है। तो नॉर्मली कितना कह सकते हैं कि स्पर्म होने चाहिए? हमारे स्पर्म 20 मिलियन पर ml में होने चाहिए, समझ गए? पर ml सीमेन में 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, ठीक है। सो अगर इतने नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, HCG लेवल लेना है, लाइक HCG एज अ ट्रीटमेंट लेना है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कितना लेना है? 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM लेना है, 1 और 2 अ वीक, एक या 2 बार एक हफ्ते में लेना है, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं कि मेन फंक्शन क्या होगा, कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। हम सभी जानते हैं जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल और फीमेल बोथ में, ठीक है। मेल में ये क्या कर रहा है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा रहा है, LH हार्मोन को बढ़ा रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में कर क्या रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हम जानते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसको कौन इंक्रीज कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कौन इंक्रीज कर रहा है? हमारे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नो स्पर्म इन इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन मीन्स होता है कि जब हमारा कह सकते हैं पेनिस से सीमन बाहर आता है, ठीक है, तो उसको हम इजैकुलेशन कहते हैं, यानी कि सीमेन को या स्पर्म्स को पेनिस के थ्रू बाहर निकालना। तो हो सकता है इजैकुलेशन के टाइम पे आपका स्पर्म की गिनती कम है, स्पर्म नहीं उतने आ रहे हैं और सीमेन आपका बन रहा है जितना आपका सीमेन होना चाहिए। सीमेन आपका 2.0 ml होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, या 1.5 ml होना चाहिए, ठीक है, सीमेन पर इजैकुलेशन में, समझ रहे हो आप? पर इजैकुलेशन में आपका इतना होना चाहिए। अगर सीमेन अच्छा सा आ रहा है लेकिन उसमें स्पर्म की कमी है, तो हमें क्या करना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देना है, प्लस हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे FSH क्यों देंगे, FSH तो फीमेल में दिया जाता है। नहीं, सुनिए, देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हमने डोज इनको दे दी, ठीक है। डोज देने के बाद हुआ क्या कि हमारे स्पर्म का अच्छा सा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी देना होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि वो स्पर्म को डिक्रीज करके रखता है। HCG का फंक्शन क्या है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है और स्पर्म को इंक्रीज करता है। वाइल हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो प्रिवेंट करता है ओवर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म का। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं हाइपर प्रोलैक्टीमिया, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टीमिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से ट्यूमर भी हो सकता है अंदर, ओके। सो हाइपर प्रोलैक्टीमिया का मेन इफेक्ट इनफर्टिलिटी पे क्या होता है कि ये मेल के कह सकते हैं इरेक्टाइल फंक्शन को डिक्रीज करता है। व्हाट इज दिस इरेक्टाइल फंक्शन? इरेक्टाइल फंक्शन मीन्स होता है पेनिस का टाइट हो जाना। तो जब भी उसमें से स्पर्म बाहर आते हैं या सीमेन बाहर आता है तो पेनिस टाइट होता है। जितना टाइट पेनिस होगा उतने ही तेज से, उतनी ही फास्टली उसके अंदर का जो सीमेन है वो बाहर आएगा।
अगर स्पर्म अगर पेनिस लूज होगा तो उतनी तेजी से बाहर नहीं आ पाएगा हमारा कौन, सीमेन। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, लाइक टाइट ही नहीं हो रहा है हमारा पेनिस, तो वो इंटरकोर्स क्या करेगा, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसमें हम डोपामिन अगोनिस्ट दे सकते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लेबिडो। ठीक है, लेबिडो मीन्स होता है अंदर की इच्छा, कह सकते हैं इंटरकोर्स करने की या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसको हमारे पेनिस को इरेक्ट करने के लिए, राइट। तो डोपामिन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन हम दे सकते हैं आराम से। इसमें ब्रोमोक्रिप्टीन के लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होता है किसको, पेनिस को इरेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसमें हम क्लोमिफेन दे सकते हैं सिट्रेट। ठीक है, क्लोमिफेन सिट्रेट हम 25 mg देंगे, ओरली देंगे, डेली देंगे 3 मंथ तक। ये क्या करेगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी इंक्रीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी इंक्रीज करेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर मेडिसिन से इंक्रीज हो गया तो बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया तो बहुत एक्स्ट्रा स्पर्म बनने लगेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्पर्म बनने से प्रिवेंट करने के लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ देख लीजिए, हाइपर या हाइपोगोनाडिज्म। हाइपर हाइपोगोनाडिज्म क्या है? तो हम जानते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात चल रही है यहाँ पे, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्ज होगी, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, लाइक अंदर से आपको लेबिडो होगा या मन करेगा करने का, वो हमें नहीं चाहिए। किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, तो उसका इरेक्टाइल फंक्शन, पेनिस इरेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए मेन ट्रीटमेंट हमारा ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें हम डायरेक्ट स्पर्म और ओवम को मिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू अंदर डाल सके, ठीक है, स्पर्म को दूर तक डाल सके, या हम ओवम के अंदर ही स्पर्म को भेज सके। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं जो कि हमारे ART के अंदर में आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन प्रेजेंस ऑफ द एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म बन रहे हैं पर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल IgG, IgA, IgM, ये 3 एंटीबॉडीज हैं जो कि इस कंडीशन में बन के स्पर्म को मार देती हैं या वीक कर देती हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्या है? यूट्रस के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को डाल देना। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज की कंडीशन मेल में भी मिल सकती है और फीमेल में भी मिल सकती है। मान लीजिए मेल में मिल रही है तो उसके स्पर्म तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए फीमेल में मिल रही है तो फीमेल में कहाँ मिलेगी? मिलेगी उसके वजाइना में मिल सकती है, या तो उसके कह सकते हैं कि जो सर्विक्स का म्यूकस बनता है उसमें मिल सकती है। तो हमने क्या किया, एज अ ट्रीटमेंट इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर दिया, यानी कि जो स्पर्म था उसको हमने डायरेक्ट यूट्राइन की कैविटी में डाल दिया, ना कि हमने वजाइना में डाला, ना ही हमने सर्विक्स के पास डाला। हमने डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में डाला, जिससे कि स्पर्म यहाँ से आराम से फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके ओवम के पास चले जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वो ना वजाइना से क्रॉस करेंगे ना ही सर्विक्स से क्रॉस करेंगे जो उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, ये देख लीजिए, इंट्रा क्रिप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक तरह का इंजेक्शन होता है। यहाँ पे ART की एक टेक्निक है, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी। हाइपर हाइपोगोनाडोट्रोपिन्स में हम एग्जाम्पल सिंपल यही वाला ले लेते हैं, इंट्रा क्रिप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट ओवम के अंदर या सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पर्म को पहुंचा देते हैं और ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस मिल जाता है और क्या हो जाता है, एक बेबी बन जाता है। ठीक है, दिस इज अंडर द ART टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया क्या है? इसमें क्या होता है, देखिए, ल्यूको
से बना ल्यूकोसाइट, स्पर्मिया से बना स्पर्म। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होते हैं। हम जानते हैं कि हम ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। ऐसा हो जाता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मिलियंस में हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पर्म पे अटैक कर देते हैं और स्पर्म को मार देते हैं। या हम कह सकते हैं 1 ml ऑफ द स्पर्म में हमारा डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म को वीक हो जाते हैं और स्पर्म की डेथ भी हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है ट्रीटमेंट? हमें डॉक्सीसाइक्लिन हम दे सकते हैं, या एरिथ्रोमाइसिन भी हम दे सकते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये डिक्रीज करते हैं डब्ल्यूबीसी के काउंट को, या डब्ल्यूबीसी के इफेक्ट को भी डिक्रीज करते हैं। 4 से 6 वीक तक हमें दे देना है, डिपेंडिंग ऑन दी रिस्पॉन्स। जैसा रिस्पॉन्स चलता है बाकी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, ठीक है। देन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रो मीन्स होता है, ये रेट्रो आप जितना देख रहे हो रेट्रो ओ तक, रेट्रो मीन्स होता है बैक, ग्रेड मीन्स होता है बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मीन्स होता है निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन निकल रहा है? निकल रहा है जो वो है सीमेन है, ठीक है। इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन को कहाँ से निकलना चाहिए? दिखा देती हूँ। सीमेन को यहाँ से बाहर डायरेक्ट निकल जाना चाहिए, ठीक है, फोर्सफुली। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड इजैकुलेशन हो रहा है। बैकवर्ड इजैकुलेशन का मतलब ये है कि जब यहाँ से हमारा सीमन निकला, स्पर्म और सीमन ये सब मिलके निकला, यहाँ से निकल के इसको जाना कहाँ था? इसको जाना था सीधे रास्ते, यहाँ से निकल के यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये जाता तो ये बाहर निकल जाता, लेकिन ये यहाँ से निकल के कहाँ चला गया? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया तो अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो गया, यानी कि इजैकुलेशन जो बाहर निकलना था वो बैकवर्ड हो गया, ठीक है। इसके लिए हम फिनाइलेफ्रिन देते हैं। फिनाइलेफ्रिन का मेन फंक्शन क्या है कि वो इम्प्रूव करता है इजैकुलेशन को, वो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है। जो अंदर का हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू ही तो बाहर आ रहा है ये यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को टाइट करके रखता है, इतना टाइट कर देता है कि डायरेक्ट जो है जो इजैकुलेशन का फ्लो है वो डायरेक्ट यहाँ जा करके नहीं जाता है, वो डायरेक्ट फिसल के नीचे आ जाता है, इस तरह से बना देता है, ठीक है। देन एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया एक तरह की कंडीशन है, एस्थेनोस्पर्मिया, जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है। मोर्टेलिटी मीन्स होता है भागने की या दौड़ने की ताकत, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट, मूव करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। अब कौन मूव कर रहा है? सिंपल सी चीज, हम मेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? मोर देन 50% होनी चाहिए, यानी कि मोर देन 50% अगर मोर्टेलिटी रेट होगी तो उसे अच्छा माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। और लेस देन 32 से 40% होगी तो उसे डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्म को जितनी फास्ट दौड़ना था उतनी फास्ट वो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं और वो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज एस्थ्रोस्पर्मिया, ठीक है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है आपका जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की में मान लीजिए कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पर्म नहीं बन रहा है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डोनर स्पर्म के थ्रू हम काम चलाते हैं, किसी और का स्पर्म लेके मदर के अंदर डाल देते हैं और बेबी एक मतलब बर्थ करा देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। प्लस बायोप्सी मैंने इसलिए लिखा है कि मे बी ऑब्स्ट्रक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं ट्यूमर हो, तो अगर कोई भी कह सकते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स होगा तो उसकी हम बायोप्सी कराएंगे, और अगर वो ट्यूमर हुआ तो हम ट्यूमर का ट्रीटमेंट चलाएंगे, राइट। तो इस वजह से बायोप्सी मैंने ऐड करी है। बाकी माइक्रो सर्जरी, छोटी सर्जरी करेंगे अगर छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। देन वैसो एपिडाइडोमेस्टमी, ठीक है। वैसो एपिडाइडोमेस्टमी क्या होता है? देखिए, सो वैसो एपिडाइडोमेस्टमी क्या है? तो वास जो हमारा डेफरेंस है, हम जानते हैं कि हमारे पास एक वास डेफरेंस है, वास एफरेंस होता है, वास डेफरेंस होता है। तो ये जो लंबा वाला पाइप गया है ऐसे करके, ये हमारा वास डेफरेंस है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो,
और ये जो ऐसे ऐसे कॉइल करके जा रहा है ये हमारा वास एफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा सॉरी एपिडाइडिमिस है, ठीक है, ये हमारा एपिडाइडिमिस है और ये हमारा वास डेफरेंस है, ठीक है। तो हो सकता है एपिडाइडिमिस और वास डेफरेंस के बीच में कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट कट करते हैं उतने एरिया को और ऊपर वाले वास डेफरेंस को डायरेक्ट यहाँ से आकर के अटैच करा देते हैं। दिस इज वैसो एपिडाइडिमोमस्टमी, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी हमारे पास सर्जरी है, पर मैं सेलेक्टिव सर्जरी ली है मैंने, क्योंकि मैं सारी एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम कह सकते हैं कि हम उन्हें हेल्थ टॉक दे सकते हैं, प्लस उन्हें कंसोल कर सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं। क्यों देना है हमें ये सब करना है? क्योंकि हमें उनके कॉर्टिसोल हार्मोन, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं नॉर्मली, तो हमें उनके स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारे हार्मोन्स, नॉर्मल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने की वजह से अंदर का इंटरनल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एआरटी और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये अलग तरह की हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और ये बेस्ट तरीका है किसी भी बेबी को लाइक डेवलप कराने का, किसी भी बेबी को पैदा कराने का। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल इनफर्टिलिटी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एआरटी के सारे मेथड को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास मेथड है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रही है या आपको ट्रीटमेंट सही लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए सब जगह पे, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।